हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर अविनाश सर। मैं हर रोज़ आपके लिए एनसीईआरटी के एक चैप्टर्स लेके आता हूं, ठीक है? क्योंकि मैंने न्यू एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के लेक्चर्स आपको मिलेंगे और हम एनसीईआरटी बेस्ड न्यू एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कि हम अभी पिछले क्लास में क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ा था, है ना? तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ऐसे ही लेक्चर्स पाने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं एनसीईआरटीज़ के, ये न्यू एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं, वो काफ़ी उपयोगी आपके एग्जामिनेशन के लिए साबित हो सकता है, ठीक है? कैसे साबित हो सकता है? यहाँ पे एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को हमने बारीकी से उस पे सोच समझ के चर्चा किया है उनके बारे में। ऐसा किया है कि इजीली आपको समझ में आ सके, है ना? और फिर धीरे धीरे अगले चैप्टर्स के बारे में भी हम ऐसे ही देखते जाएंगे, ठीक है? इसीलिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3। ओके, तो अध्याय 3 है, स्थल रूप एवं जीवन के बारे में पढ़ना है। पहला एक लाइन न्यू एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर के पहले स्टार्टिंग में एक वाक्य दिया रहता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है जो आपको समझना है, पढ़ना है। अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि मनुष्यों को भार से मुक्त अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करें। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान हूँ। तो पृथ्वी को यहाँ पे अथर्ववेद में भूमि सूक्त में माता कहा गया है, ठीक है? चलो, कितना इंपॉर्टेंट है वो देख लो आप। ओके, चलो अगले पृष्ठ पे चलते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं क्या है ये चीजें। महत्वपूर्ण प्रश्न, जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ने जाते हैं, जब हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने जाते हैं, तो मानचित्र पहले क्लास में हमने देखा था। फिर ये है स्थल रूप एवं जीवन, ठीक है? स्थल रूप कैसे होते हैं? कहीं पे आप देखोगे तो पहाड़ियाँ होती है, कहीं पे समतल मैदान होते हैं, है ना? कहीं कहीं पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेज होते हैं, है कि नहीं? कहीं कहीं पे आप देखोगे एक इस तरह का पठार हो जाता है, पठार बोले तो ये पठार, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है, ठीक है? स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है? प्रश्न तो ये उठता है ना, जब हम स्थल रूपों की बात करते हैं, स्थल रूपों के बारे में हम जानने की प्रयास करते हैं, तो स्थल रूप के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना? जैसे कि आपका पर्वत हो गया, ओके, पर्वत हो गया, पठार हो गया, उसके बाद मैदान हो गया। इसके अलावा और कोई हो सकता है क्या? जैसे कि मरुस्थल हो गया, है ना? है ना? मरुस्थल में भी क्या होता है, दो टाइप का आप देख सकते हो कि एक शुष्क होता है और एक ठंडे इलाके वाला होता है ना? चलिए आगे एक एक करके हम सब कुछ देखते चलेंगे, ठीक है? तो परिचय, अन्य स्तनधारी जीवों के समान, परिचय देख रहे हैं, अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। ओके, जैसा कि आपने देखा है कि भूमि में अनेक रूप और विशेषताएं हैं, है ना? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर इसका स्वरूप बदल जाता है। आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, आप देखोगे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदी है, कहीं पे प्लेन है, समतल है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ वाला जगह है, कहीं पे घाटियां होती है ना? ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं, तो आप जरूर काफ़ी चेंजेस देखेंगे अल्मोड़ा तक जाते जाते, है ना? तो इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्य भूमि को देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थल रूप, लैंडफॉर्म दिखाई देंगे जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? कौन कौन सा है देख लेंगे। एक होता है पर्वत, एक होता है पठार और एक होता है मैदान। ओके, 3 चीज़ों के बारे में मेनली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आइए पता लगाए, यहाँ पे कुछ दिया गया है, क्या पता लगाना है भाई? कक्षा की गतिविधि के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थियों की समूह बनाइए, ठीक है? 4 लोगों का एक समूह है, 4 लोगों का एक समूह है, बना लेना है इस तरह से। और इन्हें कहना है कि 50 किलोमीटर के भीतर परिदृश्य में क्या बदलाव हो रहा है इसके बारे में
देखना है, ठीक है। आप 50 किलोमीटर आप अलग सोचो, आप अलग सोचो, आप अलग सोचो, देखो क्या परिवर्तन है, अलग अलग जगह क्या मिलती है, ठीक है। किस तरह के स्थल रूप हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्हीं समूहों के साथ आपको चर्चा करना है। अगर कोई कहीं घूमने गया है ना, तो घूमने गया है तो तुम वहां पे क्या क्या देखा बताओ भाई, तो ऐसे पूछना है, आपस में बातचीत करनी है, ओके। तो स्थल रूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप क्या है? एक भौतिक स्वरूप है, फिजिकल फॉर्म है ना। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेता है। आपको पता है ना पृथ्वी कैसे बना? पहले यहाँ पे बिग बैंग से जो टुकड़े निकले थे उससे पृथ्वी बनता है 4.3 बिलियन ईयर को शायद अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत गर्म होता है ना। गर्म होता है तो कहीं पे फिर काफ़ी वर्षों तक बारिश होती रहती है, वो जगह ठंडा होता है, फिर जो गड्ढे होते हैं वो भरते हैं, समुद्र बनता है ना। इस तरह से चीज़ें होती है। तो ये स्थल रूप जो है लाखों वर्षों में आकार लिया है और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध होता है कि नहीं? पर्यावरण और जीवन के साथ अगर कोई पहाड़ी इलाके में रह रहा है तो उसका जीवन जीने का शैली थोड़ा अलग हो जाएगा, स्टाइल अलग हो जाएगा। आप अगर मैदानी इलाकों में रह रहे होंगे तो जीवन जीने का अलग स्टाइल हो जाएगा। पहाड़ी इलाका है तो अलग है ना। ठंडा इलाका है तो अलग होगा, पहनावा, खाना, खान पान, ये सब चीज़ें चेंज हो जाएगी, है ना। तो ज़रूर इसे समझना है कि पर्यावरण तथा जीवन इससे काफ़ी संबंधित होते हैं। इन्हें व्यापक रूप में 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन सा श्रेणी है? पहला है पर्वत, पठार और मैदान। इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है। मैंने जैसा कि अभी पहले ही बोला है कि पहाड़ी पे देखोगे तो अलग तरह से लोग रहते हैं, है ना। जीवन जीने का शैली अलग होता है। आप मैदानी इलाके में जाओगे तो वहाँ पे अलग होता है। बर्फीले इलाके में जाओगे, मरुस्थल के इलाके में जाओगे तो पूरी सब कुछ चेंजेज, थोड़ी थोड़ी चेंजेज होती है शैली, जीवन जीने की शैली में, ठीक है। ये प्रभावित करते हैं। पर्वत क्या होता है भाई? पर्वत जो है एक स्थल रूप का ही पार्ट है। यह एक वैसे स्थल रूप है जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं, ठीक है। कुछ अधिक ऊंचे होते हैं वो पर्वत कहलाते हैं। पर्वत आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इन्हें चौड़े आधार देखो चौड़ा है, चौड़ा आधार होता है। उसके बाद खड़ी ढलान होती है, ढलान है ना, खड़ी ढलान होती है, चढ़ाई होती है। संकरे शिखर होते हैं, ये संकरे शिखर देख सकते हो आप, के रूप में जाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके हुए होते हैं। अब देखो इसका हाइट जो है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता है, बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है तो ये ऊपर से यहाँ पे बर्फ से ढक जाती है ना, बर्फ से ढक जाती है। अब मान लो यहाँ पे जो है जब धूप लगती है यहाँ पे तो यहाँ वाले पिघल भी जाते हैं, इसे नदी भी बन जाती है, ओके। तो आगे देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मी के दिनों में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता, कम एल्टीट्यूड, मतलब ये हाइट है तो यहाँ वाला जो है ये हाइट का हिम पिघल जाती है और जल में बदलने के बाद नदियों में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? नदी में पहुंच जाती है। बहुत अधिक ऊंचाइयों पर हिम कभी नहीं पिघलती। ये जो ऊंचाई है यहाँ पे हिम नहीं पिघलती है यहाँ की। ये कम ऊंचाई वाली, मीडियम ऊंचाई वाला जो है और नीचे वाला जो है वो सब पिघल जाते हैं, ठीक है। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहाँ कम खड़ी चढ़ाई होती है और गोल आकार के शीर्ष होते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये जो है गोल शीर्ष है। शीर्ष कैसा है? गोल है। और हाइट जो है वो कम है, तो हाइट कम है तो ये क्या हो गया? आपका पहाड़ी हो गया। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहाँ कम खड़ी चढ़ाई होती, चढ़ाई जो है वो कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है, इसके इतना नहीं होती है या इसके इतना नहीं होती है, कम चढ़ाइयाँ होती है और गोल आकार के शीर्ष होते हैं। शीर्ष कैसा है? यहाँ पे गोल है, ठीक है। शीर्ष कैसा है? गोल है, इस तरह का होता है, ठीक है, ओके। वहीं अगर पर्वत है तो इस तरह का होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पर्वत है। ये आपका मैदानी इलाका हो गया। यहाँ पे नदी बह रही है। क्यों नदी बह रही है? यहाँ वाला जो है पिघल के इस नदी में पानी आ रहा है। ये जो है आपका पठार हो जाएगा, है कि नहीं। इस आरेख में 3 स्थल रूप दिए गए हैं।
पृष्ठभूमि में पर्वत, इनमें से दो को हिमाच्छादित दिखाया गया है, यहाँ पे और यहाँ पे हिमाच्छादित है। और ऊपर वाले नहीं पिघलते हैं, गर्मी में भी ऊपर वाले नहीं पिघलते हैं, नीचे वाले ही पिघलते हैं और वो नदियों में जाते हैं, ठीक है, उनकी पानी। बाईं ओर एक पठार है और आगे एक मैदान जहाँ पर्वतों से आती हुई नदी दिखाई गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए विचार करें। विचार क्या करना है भाई? हिम क्या है? हिम क्या होता है? हिम क्या होता है? बर्फ ही है ना वो। यदि आप हिमालयी क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख, हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि में नहीं रहते हैं तो संभव है कि आपने हिम नहीं देखी होगी। शेष भारत में अधिकांश वर्षण मतलब पानी का नीचे गिरना, है ना, वर्षण या तो वर्षा और ओले के रूप में होता है, हल्का फुल्का ओला मतलब बर्फबारी होती है, या फिर वर्षा के रूप में होता है। बहुत ऊंचे स्थानों पर क्या होता है? बहुत ऊंचे स्थानों पर क्या होता है? काफ़ी ठंडक होती है, तो वहाँ हिम गिरती है, बर्फ गिरती है और हिम वाइट कलर का एकदम स्नोफॉल होता है, ठीक है। और वहाँ पर हिम का एक नर्म और सुंदर आवरण बन जाएगा। हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस रूप में गिरना है ना। हिम या फिर ओले का गिरना, ओला बर्फबारी जो होती है, तो इसको ठोस रूप में जल का गिरना ही होता है ये। ओके, तो हिम क्या हो गया? हिम वही जो ठोस रूप, जल का ठोस रूप ही हो गया हिम। ओके, चलो नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे एवरेस्ट शिखर है, ये एवरेस्ट है। ओके, नोट करना है, एवरेस्ट है। और एकांकगुआ ग्लेशियर आप देखो, ये है एकांकगुआ और ये है किलिमंजारो ग्लेशियर, ये है ब्लॉन्ग ग्लेशियर, ये है। ओके, तो आप देखोगे ये कहाँ कहाँ पे है भाई? ये कहाँ कहाँ पे है? आप एवरेस्ट की बात करो तो नेपाल और तिब्बत में है, नेपाल तिब्बत के बीच में है कि नहीं? नेपाल और तिब्बत के बीच में है ये। और अगर बात की जाए किलिमंजारो का, ये अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में है किलिमंजारो। ब्लॉक ग्लेशियर कहाँ है? यूरोप में पड़ता है, यूरोप। ओके, यूरोप में है। एकांकगुआ कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है एकांकगुआ, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो है एंडीज माउंटेन, इसमें पड़ता है ये, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया, चलो फिर से बना लेते हैं। ये कुछ और ही बन गया, लेकिन समझना है बात को। तो ये वाला जो है एंडीज माउंटेन्स है, इसी का एक पार्ट है ये, दक्षिण अमेरिका में एकांकगुआ है। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है। कंचनजंगा कहाँ है भाई? ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है, नेपाल एंड सिक्किम में आपको क्या देखने को मिलेगा? कंचनजंगा ग्लेशियर देखने को मिलेगा, ठीक है। अनाईमुडी आपको केरल में, अनाईमुडी या अनाई शिखर भी कहते हैं इसको, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? केरल में मिलेगा। ओके, तो याद रखना है कौन सा कहाँ पे है, ठीक है, देख लेना आप। अनाईमुडी कहाँ? केरल में हो गया। कंचनजंगा कहाँ हो गया? नेपाल सिक्किम। और एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल तिब्बत, है ना, नेपाल तिब्बत। और कौन सा है? दक्षिण अमेरिका में आपका एकांकगुआ हो गया। और किलिमंजारो कहाँ पे हो गया? अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका। ओके, ब्लॉक कहाँ पे है? तो यूरोप में हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बहुत सारे पर्वत है एक साथ, तो पर्वत श्रृंखला बोल देते हैं उसको एक साथ में, ठीक है। जैसे कि हिमालय में बहुत सारे पर्वत है, उनको एक साथ में क्या, एशिया में क्या बोल देते हैं? हिमालय बोल देते हैं। ओके, यूरोप में क्या, आल्प्स बोल देते हैं, तथा दक्षिण अमेरिका में क्या बोल देते हैं? एंडीज। मैंने आपको दिखाया था ना एंडीज, ठीक है। फोटो गलत था, मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन समझ में आ गया होगा कि एंडीज कहाँ है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। ओके, ये हजारों किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं श्रृंखला। आप देखो ना, आप हिमालय ही देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक है हिमालय आपका? ये इंडिया है, ये नेपाल ले लो, ठीक है, इस तरह से कुछ इंडिया को बना दोगे तुम,
तो आप देखोगे यहाँ से लेकर के आपका हिमालय जो है यहाँ तक फैला हुआ है ना, ये हिमालय यहाँ तक फैला हुआ है। ओके, तिब्बत को भी कवर कर लेता है कुछ भाग, तो काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ है ना, हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखोगे हाइट के मामले में, हाइट का ये एवरेस्ट जो है 8849 है शायद, 8849 मीटर का हाइट है इसका, एवरेस्ट का। इससे कम ही है बाकी, तो एवरेस्ट ही सबसे बड़ा है। विश्व के 6 पर्वतों के सापेक्ष ऊंचाइयाँ दर्शाई गई है यहाँ पे, देख सकते हो आप। ठीक है, चलो देख लेना है कितना कितना हाइट है किसका। आगे बढ़ते हैं। चित्र 3/2 में विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं। 3/3 इन्हें ऊपर से नीचे तक उनकी सापेक्ष ऊंचाइयों का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत करता है। तो हमने देखा 3/2 में भी देखा, 6 पर्वत के नाम देखे कहाँ कहाँ है ये भी देखा, और 3/3 में हमने देखा किसका हाइट सबसे ज्यादा है, उसके नीचे किसका हाइट है, उसके नीचे किसका हाइट। आप यहाँ भी देखोगे लिखा हुआ राइटिंग में कि एवरेस्ट गिरिसिंक नेपाल तथा तिब्बत के बीच में है। नेपाल और तिब्बत के बीच में एवरेस्ट है। कंचनजंगा कहाँ है भाई? भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियां हैं, ये दोनों 2 सबसे ऊंची चोटियां हैं, शिखर है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है? आपका दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज, और उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है एकांकागुआ है। मैंने बताया ना, एकांकागुआ गिरिसिंग उसी पर्वत को ही गिरिसिंग बोल देते हैं। पूर्वी अफ्रीका में किलीमंजारो गिरिसिंग एक पृथक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। किलीमंजारो जो है एक डिफरेंट पर्वत है। ठीक है, किलीमंजारो कहाँ पे है? किलीमंजारो भाई पूर्वी अफ्रीका में आपको किलीमंजारो देखने को मिलेगा। कहाँ था किलीमंजारो? देखो ये है किलीमंजारो, तो अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, पश्चिम में यूरोप में ब्लॉक ग्रीसिंग आल्पस माउंटेन रेंजेस जो है, आल्पस का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कौन सा है? ये पश्चिमी यूरोप में ब्लॉक ग्रीसिंग। ठीक है, अनाईमुडी केरल में इसे अनाई शिखर भी कहते हैं, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा ग्रीसिंग है। हमने समझा, देखा और फिर पढ़ भी लिया। ओके, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है भाई? पर्वतीय वन। पर्वत में वन है तो पर्वतीय वन हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वनों का एक प्रकार। ठीक है, मॉस क्या होता है? मॉस छोटे छोटे जो आप गद्दे टाइप का देखते हो ना, या फिर मखमली टाइप का, वो जीव होते हैं। ठीक, मॉस फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा या वनस्पति जो बहुधा मखमली आवरण की तरह फैलता है, ये क्या होता है? मॉस होता है। ठीक है, देख लेना है और लिख लेना है आपको। इसका नोट्स बनाना है, एक छोटा शॉर्ट नोट्स आपको बना लेना है इसका। लाइकेन क्या होता है भाई? पौधे के समान जीव जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों, पेड़ों से चिपके हुए होते हैं, पौधे के समान ही होते हैं, इसे लाइकेन बोलते हैं। हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन है, जिसका अर्थ है, नवीन का मतलब क्या है? अभी भी वो फॉर्मेशन में है, अभी भी वो बन रहा है। जब आप आगे बढ़ोगे या यहीं पे लिखा होगा उन्नयन और अपर्दन। उन्नयन मतलब अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, अपर्दन मतलब अभी वो खत्म हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे अपर्दित हो रहा है, उसकी चट्टानें घिस रही है, उसकी नुकीलापन था वो खत्म होते जा रहा है। ओके, तो देखो क्या है, हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल ही में निर्मित पर्वत है, हाल ही में बने हैं। ठीक है, हाल ही मतलब कल नहीं, वो भी लाखों साल पहले है। ओके, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियां जैसे अरावली श्रृंखला काफी पुरानी है और अपर्दन के कारण ये गोल आकार की हो गई है। ठीक है, जैसा कि हिमालय के साथ हुआ, उन्नयन और अपर्दन आज भी चल रहा है। आप इन प्रक्रियाओं और उनके कारणों के बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे। वहां पे क्या होता है, होल्डिंग और फॉल्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये थोड़ा आगे बढ़ के बता रहा हूँ, नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन बता रहा हूँ। वो कॉन्टिनेंटल क्या होता है याद नहीं आ रहा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है अपना, जब ओशियन टकराते हैं, कॉन्टिनेंट ओशियन टकराते हैं, तो किस तरह का फॉर्मेशन बनता है, वहाँ पे हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके,
अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वतों जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, ठीक है। पर्वतीय परिवेश, पर्वतीय परिवेश देखो, मतलब पर्वत के आसपास के लोग कैसे जीवन जीते हैं इसके बारे में है। पर्वतों की ढलानों पर प्रायः एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं, ठीक है। यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है, ये शंकु के आकार के होते हैं, पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है ना, पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकुदार पौधे होते हैं, ठीक है। ऐसे देखना है कुछ, देवदार आदि समान, ओके 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 ओके। तथा इनकी पत्तियां पतली नोकदार होती है। पत्ती कैसी होती है? नोकदार और पतली होती है ना। इस तरह की कुछ पत्तियां होती है इसकी, एक पत्ती ही बन गया पूरा पेड़ में। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास, मॉस और लाइकेन उग जाते हैं। ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे तो क्या देखने को मिलेगा? पेड़ तो ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको छोटे छोटे घास दिखाई पड़ेंगे, मॉस दिखाई पड़ेंगे, लाइकेन दिखाई पड़ेंगे। याद रखना है, ओके, समझना है। कहीं पूछ सकता है नीचे से ऊपर जाने पर पेड़ पौधों का साइज क्या होता है, साइज पूछ दिया, या फिर जनसंख्या, आबादी पूछ दिया, कहाँ पे ज़्यादा पेड़ होगा ये पूछ दिया पर्वत पे, उस टाइम आप फंस जाओगे, है ना। और पूछा भी गया है। कम से कम 1500 वर्ष पूर्व क्या है, प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास के काव्य से यहाँ 2 श्लोक दिए गए हैं। अब देखो, ज्योग्राफी में कालिदास का काव्य भी आ गया, ठीक है, तो पढ़ना है, देख लेना है क्या है, एक बार देख लेंगे हम। हालांकि इसे हिंदी में रहना चाहिए था, है कि नहीं। उनका काव्य ग्रंथ कुमार संभवम हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। वहां उन श्लोक, संस्कृत श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद यहाँ पे दिया गया है, देखना है। भारत की उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है, ओके, जो पश्चिम से लेकर पूर्वी समुद्र तक, कहां से कहां तक? पश्चिम से लेकर के पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ है। इधर अरब सागर हो गया और इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, पूर्व से लेकर के पूर्व से लेकर के पश्चिम तक फैला हुआ है। समझ रहे हो बात को? देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह पृथ्वी को नापने का मापदंड है। हिमालय जो है पृथ्वी को मापने का मापदंड है, ठीक है। चलो आगे क्या है, नेक्स्ट लाइन क्या है, गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त, देवदार के वृक्षों को हिलाने और मोर पंखों को फरफराने वाली शीतल, मंद और सुगंधित वायु, कैसी हवा है वहां पे? ऐसी हवा है जो गंगा के झरनों के फुहारों से युक्त है, देवदारों के वृक्षों को हिलाते हुए चल रही है, मोर के पंखों को भी फरफराने वाली है, शीतल है, मंद है और सुगंधित है ना। अब थोड़ा माहौल अलग ही हो गया है, साहित्यिक माहौल बन रहा है। नहीं, देखेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पर्वतवासी जो मृगों की खोज में हिमालय में घूमते रहते हैं, उनकी थकान मिटाते हैं। वो हवाएं जो है इन लोगों की थकान मिटा रही है जो मृग को खोजने के लिए आए हैं, ठीक है। कक्षा में इन श्लोकों तथा निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करना है। क्या है? पश्चिम से पूर्वी समुद्र तक से क्या तात्पर्य है? देखो यहाँ से यहाँ तक का तात्पर्य है, यही ना। चित्र 5/2 में क्या आप इनकी और पर्वतों के देवता की स्थिति को दिखा सकते हैं? 5/2 में क्या आप इनकी पर्वतों के देवता के पर्वतों का देवता कहाँ है? हिमालय है। हिमालय कहाँ है भाई? देख लो वहां पे। गंगा का उल्लेख क्यों किया गया है? ठीक है, सोचना है इस पे। आप देखोगे यहाँ पे कुछ फोटोज एनसीईआरटी से लिए गए हैं। पेरेग्रीन फाल्कन है, हिमालयी तार है। हिमालयी तार, तार जो है आपको हिमालय में भी मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा, नीलगिरी तार, है ना, ऊटी वाला एरिया, मतलब उसी के आसपास वाला, ठीक है। पहाड़ी खरगोश आपको देखने को मिलेगा, गोल्डन ईगल देखने को मिलेगा, कैनेडियन लिंक्स देखने को मिलेगा, है ना। कहाँ पे? पर्वतों में, पहाड़ियों में, ओके। आगे देखते हैं क्या है। याक, आइबेक्स कुछ जानवर हैं, इन्हें देख लेना है, ध्यान से याद रख लेना है क्या कौन सा क्या है। ये तेंदुआ है, ये भालू है, भालू देखो कैसा है। कुछ पहाड़ी जीव जंतु यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। पर्वतों में घने वन, बहती नदियां, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करती है, जैसे कि गोल्डन ईगल हो गया, सुनहरा गरुड़, पेरेग्रीन फाल्कन हो गया, घुमंतू बाज बोलते हैं, कैनेडियन लिंक्स हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, आइबेक्स हो गया,
हिमालयन तार हो गया, तार, ठीक है, पर्वतीय खरगोश हो गया, याक हो गया, ग्रे फॉक्स हो गया, भालू, बहुत से अन्य प्राणी जो है आपको पर्वतों में, पर्वतों के घने वनों में, बहती नदियों में, झीलों में, घास के मैदानों में और कंदराओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है भाई, हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में गंगा विशालतम है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 2500 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, और कई नदी इससे मिलती है, जमुना भी इससे मिलती है, सोन भी इससे मिलती है ना, घाघरा भी इससे मिलती है कि नहीं। यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलती है, और निकलती यमुना और घाघरा भी हिमालय से ही है। ठीक है, चलो, बाद में जाके गंगा का सहायक हो जाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक फोटो दिया गया है, उत्तरी भारत में सीढ़ीदार वेदिका कृषि कैसे की जाती है, आपको देखना है। ये जो है पर्वत ही होगा, पहले पहाड़ी होगा, तो धीरे धीरे वो जब अपर्दन होते गया तो यहाँ पे क्या है, एक सतह बन गया, फिर थोड़ा नीचे करके एक सतह बन गया, एक सतह इसे इस तरह से। और यहाँ पे क्या होता है, पानी जब आएगी, बारिश की पानी पहाड़ी से आएगी, धीरे धीरे यहाँ पे खेत पे रुकते रुकते आपको नीचे चली जाएगी। मेड बना दिया गया है यहाँ पे ना, ताकि पानी कुछ रुके, बाकी चले जाए। चलिए आगे क्या है, पर्वतीय जीवन। पर्वतीय जीवन के बारे में हमने देखा, पेड़ पौधे, पर्वतीय परिवेश के बारे में, सिस्टम कहाँ है, कैसा है वहाँ पे, इकोसिस्टम टाइप का परिवेश, मतलब वहाँ पे कैसे जीव जंतु, पेड़ पौधा कैसे कैसा रह रहा है ना। तो नुकीली पत्ती वाले पेड़ होंगे, लंबे पेड़ होंगे, है ना। तो यहाँ पे पर्वतीय जीवन के बारे में देखते हैं, जीवन कैसा है वहाँ पे भाई। पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ उबड़ खाबड़ या ऊंची नीचे होते हैं, इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। जब आप पर्वत देखोगे कोई भी, वहां पे क्या होता है, घाटियां होती है, दो पर्वत का बीच का जगह ही घाटी होता है ना। वहीं कुछ जमीन जो होता है वो कहीं कहीं तो नहीं भी होता है ना, लेकिन अधिकतर होते ही हैं। और उन घाटी में कभी कभी नदी भी बह जाती है, हाँ। और आसपास में जो है थोड़ा सा जमाव हो जाता है, रेत का या फिर मिट्टी का बोलो तो तलछट का जमाव। तो वहीं पे घाटियों में ही खेती होती है, और पहाड़ पे तो खेती करने जाओगे नहीं तुम, है ना। तो नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। ढलानों पर वेदिका कृषि, अर्थात ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ीनुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। हमने देखा अभी पिछले पिक्चर में, फोटो में। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। आप देखोगे पहाड़ी क्षेत्र, आप अपने नॉर्थ ईस्ट में देखो, या फिर असम का इलाका हो गया, या फिर उत्तराखंड वाला इलाका हो गया, वहाँ पे लोग ज़्यादा क्या करते हैं, पशुपालन ज़्यादा करते हैं, है ना। खेती कम हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि मौसम भी साथ नहीं देता है, और ज़मीन भी जो है मैदानी नहीं है। हालांकि होती है खेतियाँ, लेकिन उतनी तादाद में नहीं होती जितना कि गंगा के मैदान में होती है कि नहीं। चलो, पर्यटन पर्वतीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन है। पर्यटन जो है पर्वतीय लोगों के लिए आय का, आप देखो कहीं भी घूमने जाओ, पर्वतीय क्षेत्र में ही घूमने जाओगे आप, कहीं भी मतलब नहीं, घूमने जाओगे तो ऐसे ही जगह जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है, आप दार्जिलिंग चले जाओगे चाय का बागान देखने के लिए, आप ऊटी चले जाओगे चाय का बागान, कॉफ़ी का बागान देखने के लिए, आप मेडिकरी चले जाओगे, है ना। या फिर आप सिक्किम चले जाओ ना, सिक्किम, असम। ओके, तो पर्यटन जो है वहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे देखना पसंद करते हैं प्रकृति को। तो वहाँ के लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन भी बन जाता है। अब ऑटो से लेके जाएगा, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के लिए 150-200 रुपये चार्ज करेगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन होता है, ऐसा ही होता है। तो उसके बाद कोई फ़ोटो खींचेगा, कोई गाइड बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से वहाँ आय का महत्वपूर्ण साधन क्या होता है, पर्यटन ही होता है। पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर फॉल मिल गया तो फिर वाटरफॉल मिल गया तो बात ही अलग है ना। दूध सागर। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, जैसे स्कीइंग के लिए, हाइकिंग के लिए, पर्वतारोहण के लिए, है ना। उसके बाद पैराग्लाइडिंग के लिए। आप अरुणिमा सिंह, क्या नाम है, अभी देखेंगे हम उसके उनके बारे में। अनेक शताब्दियों
से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वत की यात्रा कर दे रहे हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के साथ के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर भी दबाव पड़ता है। प्रायः इनमें सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। ठीक है, भूभाग क्या होता है? अरे भूमि का ही एक भाग होता है तो भूभाग बोल देते हैं। यहाँ पे देखो ना भूभाग लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है, घूमने जाना है, लेकिन अधिक अधिक तादाद नहीं जानी चाहिए। थोड़ा कैसे कंट्रोल करोगे, है ना। चलो, प्रायः इनमें सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है ना। जब लोग घूमने जाते हैं तो जाते हैं भाई, जाते ही रहेंगे, और पॉल्यूशन तो उसके कारण पर्यावरण को तो हानि होगी, है ना। तो हमें इससे बचना है, कैसे करना है, बचाव कैसे करना है, इसके बारे में सोचना है, सोचना पड़ेगा, है ना। घाटी क्या होता है? घाटी क्या होता है? पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र होता है जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है, घाटी कहलाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है ये अरुणिमा सिन्हा के बारे में और बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल जो है बहुत कम आयु में पर्वतारोहण प्रारंभ किया और उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण को प्रशिक्षित भी किया है, अभियानों का नेतृत्व भी किया है। बछेंद्री पाल जो है आपका 1984 में, कब? 1984 में एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी। ठीक है, पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हुई। 1984 में चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? 1984 में। और इन्हें पद्मश्री भी मिला था 1984 में ही, पद्मश्री मिला था बछेंद्री पाल को। और पद्म भूषण 2019 से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण कब? 2019 में। किनको? बछेंद्री पाल को। कब चढ़ा था एवरेस्ट? 1984 में। और अरुणिमा सिन्हा जो है 22 वर्ष की थी, तब एक दुर्घटना में उनका पैर उन्होंने गंवा दिया। तो इन्हें 2013 में इन्हीं से प्रशिक्षण मिला था, बछेंद्री पाल से ही प्रशिक्षण मिला था, और उन्होंने भी एवरेस्ट गिरसिंग पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अंटार्कटिका के विंसन ग्रिसिंग सहित सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की। इन उपलब्धियों के लिए उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, आइए पता लगाएं। क्या पता लगाना है? देखो, चित्रों के माध्यम से 3.6/50 पे देखना है। ठीक है, देख लेंगे क्या है। पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया है। ठीक है, कक्षा में समूह बनाकर चर्चा कीजिए और प्रत्येक पर एक अनुच्छेद लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखोगे कि आकस्मिक यहाँ पे भूस्खलन हो गया, है ना, या फिर कहीं पे बाढ़ आ गया। ओके, आकस्मिक बाढ़ आ गया या फिर भूस्खलन हो गया या फिर पर्यटकों का अनियंत्रित रूप से आ जाना, है ना। तो अनियंत्रित जाम लग गया, छोटा पतला रोड होता है वहाँ पे, अब बहुत सारे लोग गाड़ी लेके पहुँच जाएंगे, तो जाम लग गया, वहाँ के लोगों की जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी, है ना। तो ये सब है, तो इसी पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है, तो यही है। आकस्मिक बाढ़ आ जाता है, बादल फट गया तो आकस्मिक बाढ़ आ गया, आपको तो मालूम ही होगा। तो आकस्मिक बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, भूमि एकाएक धंस जाता है, चट्टान गिर जाता है, पर्यटनों का अनियंत्रित रूप से आ जाना हो गया आपका, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आकस्मिक बाढ़, स्थान विशेष में अकस्मात बाढ़ आना। ठीक है, बहुधा ऐसा बादल फटने से होता है। भूस्खलन क्या होता है? पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग का या एक चट्टान का अकस्मात टूट कर गिरना, ये क्या होता है? भूस्खलन हो जाता है। हिमस्खलन, एवलांस भी बोलते हैं। क्या होता है एवलांस? पर्वत से अकस्मात हिम का गिरना, हिमपात अथवा चट्टानों को टूटकर गिरना। ऐसा प्रायः तब होता है जब हिम का पिघलना आरंभ होता है। ठीक है, ओके, चले आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई? आगे है ये हिमस्खलन। देखो एवलांस कैसे होता है हिमस्खलन, है ना। बर्फ जो है पूरा पिघल गया, पत्थर वत्थर सब साथ में आ गया, है ना। भारी हिमपात मतलब बर्फबारी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरता है, ठंडे जगह पे ऐसा होता है, तो रोड भी पूरा ढक जाएगा, घर भी ढक जाएगा तुम्हारा बर्फ से, है ना, ऐसा होता है। बादल का फटना, अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना, यही है बादल का फटना। ओके, ठंडा मौसम, ये सब प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं पर्वतीय जीवन में। पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष हैं, जैसे शुद्ध वायु मिलता है, मनोरम दृश्य आदि है। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की कठिन चुनौतियां भी सम्मिलित हैं, जिनमें से कुछ का चित्र यहाँ पे दर्शाया गया था जो हमने अभी देखा है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है?
विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं, है ना। जैसे आप देखोगे कि नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, या फिर एवरेस्ट को, है ना। एवरेस्ट गिरिंग विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है, और इसे अनेक नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, चोमोलुंगमा, ओके, चोमोलुंगमा बोलो, चोमोलुंगमा, ठीक है, जिसका अर्थ है जगत जननी, जगत जननी। और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं, जगत जननी के रूप में। नेपाल निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी। इसी प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत है, तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है, जिसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत और बौन, जो तिब्बत का जो प्राचीन धर्म है बौन धर्म, उनके अनुयायी पवित्र मानते हैं, है कि नहीं। पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अनेक देशों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, पठार, पठार क्या होता है? पठार एक ऐसी स्थलाकृति होती है, पठार एक ऐसी स्थलाकृति होती है जो ऊंचाई पे तो होती है, ऊंची तो होती है, लेकिन उसका जो सतह होता है वो सपाट होता है ना, जो आसपास की भूमि से उठी होती है, आसपास की भूमि से उठी होती है, और प्रायः इसकी सतह चपटी होती है। सतह जो है आपका ये चपटी होती है, वो उतना हाइट नहीं होता है, ठीक है, सतह चपटी होती है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया 3D में बनाऊं, कुछ और ही बन गया। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, तिब्बत का पठार हो गया, या फिर दक्षिणी पठार अपना, है ना, दक्षिणी पठार भी है। पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि से उठी होती है, आसपास की भूमि से उठी होती है, और प्रायः इसकी सतह चपटी होती है। इसके कुछ पार्श्व सीधी ढलान होती है, पार्श्व सीधी ढलान होती है इसमें, ठीक है, ढलानें होती है। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। ये भी पुराने और नए हो ही सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ एक बार थोड़े ही बना है, कुछ बन रहा है, कुछ बनता रहेगा। नहीं, ये जो है कोई पुराना होगा, कोई नया होगा, बन तो गया ही है ना, नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। पठारों के दो उदाहरण यहाँ पे देखोगे आप, तिब्बत का पठार है जो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, और दूसरा दक्षिणी पठार है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर के आपको हजारों मीटर तक हो सकती है, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्या है ध्यान रखना है, तिब्बत का पठार जो है औसत ऊंचाई इसका कितना है, 4500 मीटर है। 4500 मीटर मतलब 4.5 किलोमीटर का है ऊंचाई तिब्बत का पठार, हाइट है 4.5 किलोमीटर का, ठीक है, जिसके कारण इसे विश्व की छत कही जाती है, विश्व का छत इसे कहा जाता है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर यह लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्व पूर्व किधर होता है भाई, देखो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये जो है पठार लगभग कितनी दूरी में फैला हुआ है, लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, 2500 किलोमीटर लंबा है। अतः चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी जितनी, एक कंपटीशन के लिए बोला है। मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, कुछ संकेत आ रहा है, ठीक है। मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार जो है, दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बनी है। ज्वालामुखी से बना हुआ है ये, कौन सा, दक्कन का पठार जो अपना है ना, मध्य और दक्षिण भारत में। पर्वतों के तरह पठारों में खनिजों का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है, चूंकि ये जो है पठार जो है मेनली ज्वालामुखियों से ही बनती है, और ज्वालामुखी से तो आपको मालूम ही है बहुत सारे खनिज निकलते हैं, उसमें बहुत सारे खनिज निकल के एक जगह पे एकत्रित हो जाते हैं, है ना, धरती के नीचे से प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है। इस कारण इन्हें खनिजों का भंडार गिरी भी कहा जाता है। पठारों को खनिजों का भंडार गिरी भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप पठारों में खनन मुख्य गतिविधि है, तो वहाँ पे अगर खनिज बहुत ज़्यादा है तो खनन भी तो वहाँ पे होना ही चाहिए, और ये भी हमारे पर्यावरण पे इफेक्ट करता है, को इफेक्ट करता है, निगेटिवली इफेक्ट करता है इनफैक्ट। जहाँ विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती है ना, पठारों में खनन मुख्य गतिविधि है जहां विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती है। उदाहरणतः पूर्वी अफ्रीका में आप देखो ना, सोने और हीरे के खनन होते हैं, सोना और हीरा का खनन ज्यादा होता है।
ऐसे ऐसे पठार है, जहाँ पे सोना हीरा निकलता है पठार से। पठार समझ रहे हो ना, पठार क्या है? यही एक धरती है, धरती से थोड़ा ऊंचा होता है लेकिन काफी लंबा होता है और सतह इसका चपटा होता है इस तरह का, इसको पठार बोल देते हैं। मतलब एक पर्वत है, इसका ऊपर का मुंडी उड़ा दो ना तुम, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला उड़ा दो, है ना, तो ये पठार हो गया। ओके, भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैंगनीज के प्रचुर भंडार है। छोटा नागपुर में क्या क्या है? लोहा, कोयला और मैंगनीज। लोहा, कोयला और मैंगनीज छोटा नागपुर पठार में भारत में। ओके, चलो आगे क्या है? विश्व भर में पठारों का पर्यावरण बहुत विविधतापूर्ण है। कई प्रकार के चट्टानी मिट्टी पाई जाती है जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है। आप वो देखोगे पठार जो है कैसे बना है? ज्वालामुखी से बना है, मतलब वहाँ पे पत्थर बना है बाद में, फिर वो मिट्टी भी तो बालुई मिट्टी हो जाएगी ना, चट्टानी मिट्टी हो जाएगी ना, वहाँ पे खेती हो पाएगी क्या अच्छी तरह से? नहीं हो पाएगी, ठीक है, जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है। अगला भाग देखिए, इसलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल होती है। पठार जो है कृषि के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं होती है जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे पठार उपजाऊ भी होती है। लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी के कारण जो है कुछ जगह पे खेती होती है। पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात भी होते हैं। भाई वाटरफॉल, जलप्रपात, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये देख रहे हो, ये कौन सा है? मेघालय में है, चेरापूंजी पठार से गिरता हुआ नहकाली काई जलप्रपात इसको बोलते हैं। ये है कौन सा? नहकाली काई जलप्रपात कहाँ पे है भाई? मेघालय, चेरापूंजी में है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात भी होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, याद रख लेना है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है? जम्बेजी नदी पर है ना, जम्बेजी नदी पर। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका के जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात, याद रखना है, हुंडरू जलप्रपात। और पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। पश्चिमी घाट में कौन सा है? शरावती नदी पर कौन सा है? जोग जलप्रपात है, याद रखना है। जम्बेजी नदी पर क्या कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात है। और छोटा नागपुर में कौन सा है? छोटा नागपुर में आपका स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू छोटा नागपुर स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। और एक है जोग जलप्रपात जो है आपका शरावती नदी पर है, नदी पर है पश्चिमी घाट में। ऐसे ही कुछ जलप्रपात हैं। ओके, और चेरापूंजी के बारे में तो मैंने आपको बताया, नहकाली काई जलप्रपात जो है कहाँ पे है? 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, 340 मीटर हाइट से नीचे गिरता है यहाँ पे पानी। ओके, चेरापूंजी के पठार मेघालय के पठार में नहकाली काई जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं, क्या है? मैदान क्या होता है भाई? मैदान क्या होता है? अब तक तो हमने देखा ये है पहाड़ हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ से घाटियाँ होती है, घाटियाँ से पानी वानी बहती है, और ये धीरे धीरे पानी जो है यहाँ से पिबल्स एंड कॉबल्स जो होते हैं, बड़े बड़े पत्थर को लाते हैं, फिर धीरे धीरे ये पत्थर जो है और नीचे आती है, और नीचे आती है, और नीचे आती है, और नीचे आती है, और नीचे आती है। मीनांडरिंग करती है नदियाँ। मीनांडरिंग मतलब घूमती है, घुमाव जो देख रहे हो ना, अक्सबुल लेक वगैरह बनाती है। तो खैर वहाँ तक नहीं जाना है हमको, यहाँ पे ये समझना है, ये जो है ये नदी जो बही, नदी तलछट लाती है। मतलब तलछट बोलते हो क्या? यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर तो यहीं पे रह जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर जो है, बालू जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाता है, और ये साइड में जो है निक्षेप भी कर देती है यहाँ पे मैदान तक आते आते। ओके, तो वहाँ पे एक बड़ा मैदान बन जाता है, जैसे कि गंगा का मैदान आप देख लो, है ना। तो मैदान क्या है? मैदान ऐसी स्थलाकृति होती है जिसका विस्तृत सपाट अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है, ठीक है। विस्तृत सपाट, लंबी दूरी तक आप देखोगे तो एकदम सपाट नजर आएगा, ठीक है। हल्का तरंगित भी होगा, कहीं पे थोड़ा ऊंचा नीचे चलेगा,
और उसमें कोई ऊंची पहाड़ियाँ अथवा गहरी घाटियाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है, कहोगे कि बहुत ऊंचा पहाड़ बीच में एक मिल गया तो वो नहीं होगा, है ना, या गहरी घाटी मिल गई वो नहीं होगा। ओके, तो वो मैदान होता है। सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। ठीक है, मैदान की ऊंचाई जो है 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। 300 मीटर से ज़्यादा हो गया तो या तो पहाड़ी हो गया, या तो पर्वत हो जाएगा, या फिर पठार हो जाएगा, है ना, मैदान नहीं होगा। पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। मैंने बोला ना, पर्वत श्रृंखला से जो नदी निकलती है, नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। यहाँ नदियाँ रेत, चट्टानों के कणों और गाद को एकत्र करती है, जिन्हें तलछट कहा जाता है। तलछट कहा जाता है। तलछट किसको कहते हैं? नदी से जो रेत आती है ना, रेत, चट्टानों के कण और गाद जो नदियाँ एकत्रित करती है, उसी को तलछट कहा जाता है। ठीक है, नदियाँ इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देते हैं, है ना, और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार के फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त होता है। इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि ही होता है। इस तरह का मैदानी भाग में लोग कृषि ही ज़्यादा करते हैं, पर्वतीय भाग में ज़्यादा पशुपालन लोग करते हैं। यही कारण है। मैदान विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण करता है ना। समुद्र तल, समुद्र तल क्या होता है? एवरेज एक लेवल जो होता है समुद्र का, उसी को औसत स्तर जो होता है समुद्र का, उसे हिमाद्र समुद्र तल कह दो या फिर समुद्र तल कह दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या। ये देख लो, विश्व मानचित्र है। यहाँ पे कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं, पठारों और मैदानों को यहाँ पे दिखाया गया। सबसे पहले हम पठार देखते हैं। कहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मंगोलिया का पठार है। मंगोलिया का पठार देख पा रहे हो आप? ये वाला जो है आपका, ये वाला, ये वाला, ये वाला क्या है? तिब्बत का पठार है। मंगोलिया वाला छिप गया है। ठीक है, ये वाला तिब्बत का पठार है। और देखो, पूर्वी अफ्रीका में ये पठार हो गया आपका, ये भी एक पठार है। उसके बाद एक पेटागोनिया का पठार है, पेटागोनियन पठार यहाँ पे है ना। चलो आइए पता लगाएं, और उसके बाद हम नदी के मैदानों को देखेंगे। मैदान यहाँ पे देखो, मैदान कहाँ है भाई? ये वाला यांगसी, यांगसी का मैदान हो गया। नदी जो है, ये सिंधु का मैदान यहाँ पे हो गया। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। ये नील नदी का मैदान हो गया। ये वाला अमेजन का मैदान हो गया। ये वाला जो मिसिसिपी का मैदान हो गया। ठीक है, याद रखना है, याद कर लेना है कौन सा कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से महाद्वीप पे है। आप देखोगे अमेजन कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज माउंटेन्स कहाँ पे है? आप देखोगे पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला ये कलर है, तो पर्वत श्रृंखला देखो, एंडीज पर्वत ये हो गया आपका। आप देखोगे ये जो है अलास्का यहाँ पे हो गया, अलास्का माउंटेन, अलास्कन माउंटेन्स। ये रॉकीज हो गया, रॉकीज माउंटेन्स जो बोलते हैं वो हो गया, ये वाला रॉकीज। ये यूराल माउंटेन्स हो गया, यूराल। यही जो है यूरोप और रशिया को अलग करता है, सॉरी इस तरफ का भाग दोनों को बांटता है, समझ रहे हो? यूराल माउंटेन्स, यूरेशिया, ये पूरा मिला करके देखोगे यहाँ से, यहाँ यूरेशिया है, ये यूरोप हो गया, ये एशिया का पार्ट हो गया, ये बांट देता है। ठीक है, समझ गए? सब सब हमने लगभग देख लिया है। याद रख लेना है इसको, यांगसी कहाँ पे है, लोकेशन याद रखना है। लोकेशन एक बार और मैं देख लेता हूँ, हम लोग देख लेते हैं क्या है। अलास्का यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, रॉकीज, रॉकीज माउंटेन देख लो कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका, अलास्का उत्तरी अमेरिका। और मिसिसिपी, मिसिसिपी मैदान है, ये मैदान है मिसिसिपी, कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है ना। दक्षिणी अमेरिका में आपको अमेजन देखने को मिलेगा, अमेजन मैदान में अमेजन देखने को मिलेगा। एंडीज माउंटेन में, पर्वत में, ग्लेशियर में, एंडीज 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 कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में। और पठार कौन सा? पेटागोनियन पठार। पेटागोनियन पठार कहाँ देखने को मिलता है आपको? दक्षिण दक्षिण अमेरिका में। आपका अफ्रीका में देखेंगे तो एटलस माउंटेन्स है, एटलस है। एटलस कहाँ पे देखने को मिलेगा? एटलस यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो ये है एटलस। ठीक है, कहाँ पे? अफ्रीका में। नीचे देखोगे नील नदी का मैदान है, नील नदी का मैदान देख पा रहे हो। और नीचे जो देखोगे यहाँ पे पूर्वी अफ्रीका का जो पठार है वो है पूर्वी अफ्रीकन पठार। ठीक है, यूराल माउंटेन यहाँ पे है। मंगोलिया का ये वाला हो गया, तिब्बत ये वाला हो गया पठार, मंगोलिया का पठार, तिब्बत का पठार, है ना। हिमालय, हिमालय का जो माउंटेन है ये हिमालयन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस। यांगसी का मैदान ये हो गया। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तो हमको मालूम ही है। ठीक है, चलो आइए पता लगाएं। दर्शाए गए स्थल रूपों में रंगों के कोड का प्रयोग कीजिए। हमने कर लिया, बहुत देख लिया ना हमने कौन कौन सा रंग है क्या है। ठीक है, आइए पता लगाएं। कक्षा की गतिविधि के रूप में बहुत ऊंचाई से लिए गए
एक उपग्रह से ये फोटो लिया गया है, देखो गंगा के मैदान का। आपको देखना है क्या क्या कहाँ पे है, गंगा के मैदान का रंग कैसा है। मैदान का रंग कैसा है, वाइट दिख रहा है यहाँ पे। सफेद रंग किस वस्तु को, धरती है ये, जमीन ही दिख रहा है ना ये। उपग्रह चित्र के नीचे बाईं ओर भूरे रंग का फैलाव क्या दर्शाता है? मिट्टी मिट्टी है ना। पानी के नीचे भूरे रंग, भूरे रंग का कहाँ है, पानी ही तो है ये। ठीक है, देख लो क्या है। मैदानी जीवन, हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास ही विकसित हुई। हमारे समय में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या जो है कहाँ, मैदानों में ही तो रह रही है। खेती मैदान में ही होती है, तो ज़्यादा लोग वहीं पे तो रहना पसंद करते हैं। चारागाह वहीं पे तो मिलेगा लोगों को। तो पुराने समय में भी लोग वैसे ही जगह को प्रेफर करेंगे ना। बड़ी बड़ी सभ्यता जो है आपको देखने को मिलेगा कि नदी के किनारे ही निकल गई बसी, और वही बाढ़ उसको खाया अभी। सॉरी, मैदानी जीवन के बारे में हम देखने जा रहे हैं, देखेंगे क्या है। भारत की कुल जनसंख्या की 1/4 से अधिक लोग जो है, लगभग 40 करोड़ लोग जो है मैदानी क्षेत्र में ही रहते हैं। जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में ही रहते हैं। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में रहने वालों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। दुनिया में भी ऐसा ही है। नदी के साइड जो रहेगा वही तो मत्स्य पालन करेगा, या फिर वहाँ पे जो मैदान होगा वहाँ पे खेती कर पाएगा। यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का, जौ और मोटे अनाज जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, साथ ही कपास, जूट, सन जैसी रेशेदार फसलें भी उगाई जाती है। यहाँ पे कौन कौन सी फसल, देख लो एक बार। नदी जहाँ रहेगा उसके आसपास मतलब पानी की आवश्यकता उस खेती में है। चावल, गेहूँ, मक्का, जौ और मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब। साथ ही कपास, जूट, सन जैसी रेशेदार फसलें भी उगाई जाती है। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। अर्थात वर्षा, परंपरागत कृषि में क्या है कि वर्षा पे ही तो डिपेंडेंट है ना। मानसून आएगा, वर्षा लेके आएगा तो पानी पड़ेगी तो खेती होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं नए नए टेक्नोलॉजी को सिंचाई के लिए। नहर से पानी निकाल लिया, या फिर भूमिगत जल को दमकल से निकाल लिया है ना, पंप से निकाल लिया। पहले ऐसा नहीं था ना, परंपरागत रूप से वर्षा पर ही निर्भर होता था। तो ये तो हाल के दशकों में नहरों के जाल, नहर के नेटवर्क द्वारा भूमिगत जल को पंप से निकाल लेते हैं और फिर खेतों में डाल देते हैं, है ना। इससे एक बात प्रॉब्लम ये है कि अगर ज़्यादा पानी वेस्ट करेंगे तो सतह के नीचे का पानी खत्म हो जाएगा, फिर पीने के लिए नहीं बचेगा, है ना। यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, किंतु इससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आता है। भूमि के नीचे जो जल है वो तो खत्म हो जाएगा ना भाई। हालांकि वो भी रिस्क है, तो जल में ही उसी में जाएगा, लेकिन वो तो खेत में भी जाएगा। फिर वो फॉर्म मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इससे। जब जल स्तर में गिरावट आ जाएगी तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। आप इंडिया में नॉर्थ साइड देखोगे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, आबादी है। कैसे, मैदानी क्षेत्र है, कृषि में ही लोग संलग्न रहते हैं। और आप उस तरफ जाओगे, दक्षिण के क्षेत्र में जाओ, पठारी क्षेत्र है, पहाड़ देखने को ज़्यादा मिलते हैं उधर, या फिर घाटी वाला, ये वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया हो गया। तो कृषि वहाँ भी होता है, दक्षिण भारत में भी कृषि होती है, लेकिन उस मात्रा में नहीं होती है जो जनसंख्या में वो बूस्ट लाए। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे, एरिया ज़्यादा है, कंट्रोल भी करते हैं लोग, इसीलिए जनसंख्या वहाँ पे कम है, और आपको मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियाँ बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती है। तो मालूम है गंगा को हम कितना पूजा करते हैं, गंगा माता बोलते हैं, है ना। तो पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियाँ बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती है। विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, संगम स्थल क्या होता है, दो या दो से अधिक नदियों को मिलने का स्थान जो होता है वो संगम स्थल कहलाता है, उसे पवित्र ही माना जाता है। प्रयागराज देख लो ना हमारा। भारत में इन स्थानों पर बहुत से त्योहार, समारोह, धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। ओके,
मैदान में हल्की ढलान होती है, मैदान में हल्की ढलान होती है, तो इससे नौका चालन भी काफ़ी आसानी से हो पाता है। क्या हो पाता है? नौका चालन। ओके। मैदान में हल्की ढलान, अतः वहाँ नदी में नौका चालन सुगम होता है और इससे बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए नदी मार्ग का ही व्यापक रूप से उपयोग करते, क्योंकि रोड सड़क था नहीं, और टमटम और वो बैलगाड़ी पे कितना ही लेके जाएंगे, तो नदी पे ही लेके जाते थे। यही है ना, यही था ना पहले। तो आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान है जहाँ लोग आने जाने के लिए नौका का यूज करते हैं। आइए पता लगाएं, क्या आपने अपने प्रदेश की नदी के स्रोतों अथवा संगम के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिन्हें किसी समुदाय द्वारा पवित्र स्थल माना जाता है? प्रयागराज ले लो ना। पहले पास की नदी पर जाइए और वहाँ होने वाली सभी आर्थिक या सांस्कृतिक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। कुछ लोग मछली मारते हैं, कुछ लोग भैंस को नहाते हैं, कुछ लोग कबरा सा धोबी कबरा साफ करता है पहाड़ पे मार मार के, है ना। आर्थिक गतिविधि ही हो रहा है ना वहाँ पे, है? नाव चलाने वाला भी पैसे लेता है नहीं? और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी वहाँ पे। भारत के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के नाम बताइए, साथ ही पहचानिए कि वे पर्यटन, काफ़ी मैंने नाम बताया है। ऊटी ऊटी का नाम हो गया, दार्जिलिंग का हो गया आपका, उधर लद्दाख चले जाओ आप, कहीं भी चले जाओ घूमने के लिए, है ना। गंगा नदी में नौका परिवहन कैसे होता है देख लो। लचीलापन क्या होता है? रेजिलियंस क्या होता है? चुनौती और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना, और उसके अनुसार ढल जाना, लचीलापन यही होता है। कोई प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। तो यही है लचीलापन, रेजिलियंस। इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थलों के बारे में समझा, परंतु इसका स्वरूप जटिल है। जटिल स्वरूप है। हमने क्या क्या पढ़ा? पर्वत, मैदान, पठार के बारे में पढ़ा। और ये क्या